निगरान सूबाई वज़ीर सन्नत व तजारत और मारूफ बिजनेसमैन SM तनवीर से मिलने केनार रोड पर वाक़े उनके वसीओ अरीज घर पहुंचे। सरसब्ज लॉन में फलदार दरख्त लगाए गए। अपने छोटे भाइयों और बेटों के हमरा इस्तकबाल किया। आपका ताल्लुक पाकिस्तान के मारूफ सनती ग्रुप दीन ग्रुप से है। आपके वालिद SM मुनीर ना सिर्फ बिजनेस बरादरी के अहम रुकन थे बल्कि एक दफ़ा अहम हुकूमती ओहदे पर भी फायज रहे। ये बताएं कि आप चनियोटी शेख बरादरी बिजनेस तो करती है लेकिन आमतौर पर हुकूमत और सियासत से अलग रहती है। आपने कैसे निगरान ओहदा कबूल कर लिया? वालिद साहब ना 2 बार रहे, अबू मजलिस शूरा के भी मेंबर रहे जो सेनेट ज़िया-उल-हक साहब के दौर में, और फिर TDAP में भी रहे। ये जो भी हम लोग आते हैं ना, ये जिससे बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत के लिए काम होता है ना, उसके लिए आते हैं। वालिद साहब ने एक पार्टी भी बनाई हुई है, उसको कहते हैं यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप, जो पूरे पाकिस्तान में जितनी बिज़नेस कम्युनिटी है वो उसके साथ चलती है। तो मुझे भी जब ये अपॉर्चुनिटी बनी, जबकि ये पॉलिटिक्स तो नहीं है, तो केयर टेकर गवर्नमेंट है और पॉलिटिक्स में आने का कोई ख्याल भी नहीं है, तो जो इंडस्ट्री के बारे में मुझे कहा गया, ऑफ़र आई, तो मैंने फ़ौरन फिर उसको एक्सेप्ट किया। आप पैदा हुए तो आपके वालिद का कारोबार चमक रहा था। आप तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। क्या ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल भी देखी? सर, मुश्किलात तो आती हैं कारोबार में, ऊपर नीचे हालात होते हैं। कौन सा मुश्किल वक्त था? कारोबारी के अलावा भी मैं बात करूं तो जब मैं कॉलेज लाइफ में पढ़ रहा था तो उस वक्त कराची में रहना बहुत मुश्किल था, बहुत हालात ख़राब थे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1990 की, 89 और 90 की, और फैक्ट्री वालिद साहब ने फ़ैसला किया था कि लगानी है हब पे कराची में, और हालात ख़राब की वजह से एक कॉन्सेप्ट आ गया था कि शायद पंजाबी नहीं रह सकता कराची में, बहुत हालात। तो उस पर फिर उन्होंने यहाँ फैक्ट्री लगाई और फिर मुझे यहाँ पर मूव किया गया। अपना बिजनेस बड़ी कामयाबी से चला रहे हैं, अपने बिजनेस में वुसअत भी दी है आपने। ये बताएं कि वजारत चलाने में और बिजनेस चलाने में कितना फ़र्क है? पहली बार मौका मिला मुझे और सीखने को बहुत मिला, बट इसको अगर हम अपने बिजनेस अपना समझ के चलाएं तो इससे अच्छा कोई काम नहीं है। हमारा जो मुल्क है बहुत अच्छा मुल्क है, बट हम यहाँ पे पैसे ज़ाया कर रहे हैं। यहाँ पर जो स्पेंडिंग होती है वो हम अपना समझ के नहीं कर रहे होते। जब मुझे मौका मिला और हम लोगों ने एक एक रुपए का खर्चा ऐसे ही किया जैसे हम अपने यहाँ करते हैं, तो चलाना कोई फ़र्क नहीं है सर। अपना समझ के इस मुल्क को चला लें, ये बहुत अच्छा मुल्क है। हुकूमत में आने के बाद आपने क्या सीखा? सर, मेरे को जब इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री मिली, मुझे एग्रीकल्चर बाद में दी गई, तो मैंने सबसे पहले तो समझ आई कि जो बिजनेसमैनों के छोटे छोटे मसले थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के मसले थे, तो हमने एक PCCC बनाई, पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, और उसका हेड हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब को बनाया, और हर 2 महीने के बाद उनकी DC से मीटिंग शुरू करवा दी। तो लोकलाइज मसले तो वहीं ख़त्म हो गए। और एक PBIT यहाँ पे, पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड एक इदारा, जिसमें हमने उसको एक सेक्रेटेरिएट बना दिया, क्योंकि वो मेरे नीचे है। तो सेक्रेटेरिएट का काम है, अगर किसी एरिया में DC या कमिश्नर अवेलेबल नहीं है, उस ग्रुप में मैसेज दे देता है और वो हमारी यहाँ से बंदा जाके मुलाकात करा के आता है। फिर CM साहब ने सेकंड मीटिंग की, उसमें इसाक डार साहब को इनवाइट किया, 3 घंटे उनको साथ बैठ, क्योंकि फेडरल इश्यूज़ थे लोगों के, फिर हमने फेडरल इश्यूज़ किए। फिर जितने भी सर्किट हाउसेस थे उसको हमने हर डिस्ट्रिक्ट में या डिवीज़न में कन्वर्ट कर दिया इनटू जिम खाना। तो हमने अपने चैम्बर्स के प्रेसिडेंट्स को उठाया और हमने एडमिनिस्ट्रेशन को उठाया, उसको जिम खाना में कन्वर्ट कर दिया, बड़ा सक्सेसफुल मॉडल हो गया। फिर हमने पंजाब में कमेटी बनाई, उसका हर वक्त ये काम है, जो पंजाब के बिजनेस कम्युनिटी का कोई मसला आ रहा है फेडरल गवर्नमेंट से, वो उसको एड्रेस कर रही है। आजकल हम 1 विंडो पे ऊपर काम कर रहे हैं। आपने कितनी तालीम हासिल की और बिजनेस कैसे सीखा? BCom किया कराची से, और मैं बाहर पढ़ने नहीं गया और हालात ख़राब थे बहुत ज़्यादा, तो मुझे फिर लाहौर भेज दिया गया था कि कराची में अब फर्दर भी और स्टडी नहीं करना लाहौर। तो लाहौर में 1990 में जो है वहाँ पर मिलें लगा दी गई। पहली मिल लग रही थी, मशीन आ गई हुई थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि स्पिनिंग मिल क्या होती है।
तो मैं बस, मेरे को ऑर्डर आया फैमिली का, वालिद साहब का, कि आपने सुबह लाहौर चले जाना है। और फिर मैं यहाँ आ गया। तो 90 से अगस्त 90 में मैं आया और मेरी शादी हो गई 91 में, जनवरी 91 में। शादी अपनी पसंद से की थी या वालदैन ने कर दी थी? वालदान ने तय की और जान फैमिली ने। फिर लाहौर आए तो फिर लाहौर क्या किया? सारा सेटअप खुद बनाया? नहीं, पहले मेरे वालिद साहब और चाचाओं ने, क्योंकि इट्स अ फैमिली बिजनेस, तो उन्होंने ज़मीन ले ली थी, एलसी खोल दिए थे, बस मशीन आना शुरू हुई थी। तो शादी पे भी वालिद साहब ने कहा कि अब मशीनों की इरेक्शन शुरू हो गई है, तो जब तक मिल चलेगी नहीं तो उन्हें वापस नहीं आना शादी के लिए भी नहीं आना। तो मैं शादी से 3 दिन पहले पहुंचा, 3-4 दिन पहले। कराची में शादी हुई? कराची में। चिनोट फैमिली है मेरी वाइफ चिनोट फैमिली से, डायमंड फॉर्म वाले। तो वहाँ पर हुई। नाश्ते की टेबल पर आए। नाश्ते में चने, साग और कीमा आलू से तवाज़ुन की गई। दादा ने काम शुरू किया था। अच्छा, दादा से शुरू हुआ? दादा से शुरू। मेरे दादा 12 रुपए की नौकरी करते थे। स्टार्ट वहाँ से किया था, स्टार्ट जब कराची में थे। फिर उन्होंने चमड़े का कारोबार शुरू किया था। फिर पहले नौकरी के बाद असले की दुकान बनाई थी दादू में। दादू सिंध में उन्होंने एक असले की दुकान बनाई। उसके बाद फिर इन्होंने रॉ जो ऊन निकलती है ना, पशम जिसको कहते हैं, उसका कारोबार शुरू किया दादा ने। फिर वालिद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। उस वक्त गवर्नमेंट में, हमारी गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करना शुरू हो रही थी। तो वालिद साहब अपने वालिद साहब से बहस करते थे कि हमें एक्सपोर्ट पे जाना चाहिए और टेंडरी लगानी चाहिए। वो कहते थे इतना बड़ा कारोबार है। बट जब हल्का हल्का गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर और टेंडरी को सपोर्ट करना शुरू किया तो वो कारोबार बंद होता गया और यहाँ तक आया कि ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए। तो दादा ने फिर दादी की ज्वेलरी बेच के लोगों के पैसे उतारे। ये दीन आपके दादा का नाम था जिसपे ग्रुप का नाम है? दीन ग्रुप। दीन मेरे दादा का नाम। शेख मोहम्मद। एस एम मुनीर साहब मेरे वालिद साहब हैं। उन्होंने फिर एक रांगीवाड़ा कराची में एक फैक्ट्री ली, छोटी सी किराए पे, और उस पर काम शुरू किया। अम्मी बताती हैं जब वो फैक्ट्री पे जाते थे तो क्योंकि वो एक चमड़े की फील लेनी होती थी तो उनके हाथ गल जाते थे, मगर वो फिर भी करते थे क्योंकि वो फील नहीं आती, अदरवाइज चेक नहीं होती, क्वालिटी चेक नहीं होती। और जब ट्रैवल करते थे उस वक्त तो इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी, तो जानबूझ के ट्रेन या फ्लाइट रात की देते थे कि होटल का किराया बच जाए। और जब वो हाथों में लेके थैले जाते थे तो उंगलियां सूज जाती थी भारी चमड़े। बाद में तो फिर फैसिलिटी, तो कहने का बात है। उसके बाद फिर मेरे चाचा नसीर आ गए, फिर चाचा जावेद आ गए, फिर परवेज़ आ गए, तारिक आ गए। फिर इन सब ने बहुत मेहनत की। अब दीन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो है कितना बड़ा है? यहाँ पर इस वक्त हमारे पास 6 टेक्सटाइल के यूनिट हैं। हम स्पिनिंग करते हैं, हम कपड़ा बनाते हैं और सारी फैमिली यहाँ पर है। 6 टेक्सटाइल के यूनिट है। और कौन कौन सी इंडस्ट्री है? टेक्सटाइल यूनिट ज़्यादा। फिर हमारा बच्चे GW ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। इसके बाद इन्होंने, हम लोग एक प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं और कुछ मेरे चचा जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में भी हमारी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर। वालिद साहब वाइस चेयरमैन रहे अपनी सारी ज़िंदगी। ये बताएं कि पंजाब में जो बिज़नेस ग्रुप हैं उनमें फैमिलीज़ बहुत जल्दी उसमें जो है इत्तेफाक ख़त्म हो जाता है। चन्योटी बरादरी जो चन्योटी बरादरी है, ये किस तरह अपना इत्तेहाद, इत्तेफाक, ख़ानदानी बिजनेस इकट्ठा रख के चलाते हैं? मोस्टली चिन्योटी फैमिलीज़ में ना वैल्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ वैल्यूज़ हैं हमारे यहाँ। एक बड़ा आएगा ना तो छोटा खुद ही सीट छोड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करके बड़े दिखाते हैं। और आपस में, जैसे हमारी दीन फैमिली है, हम लोग महीने में मैंडेटरी आपस में बैठना, एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। उस डिस्कस करने के बाद उसका सिस्टम बना देते हैं। जो मेरे वालिद साहब और मेरे चचाओं ने सिस्टम बनाया, उनमें ये भी हो गया कि जो प्रॉफिट आएगा तो सबको डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी ने घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी, तो अपनी जगह खरीदो, कंपनी अकाउंट से नहीं हो सकती। यानी कि अगर मेरा मोबाइल का बिल भी आ रहा है तो मेरी ज़ाती अकाउंट को चार्ज हो रहा है। तो उस पर सिस्टम बहुत ज़्यादा, चिन्योट फैमिली या हमारी फैमिली में सिस्टम पे बहुत काम किया। देखना, मेरे दादा ने शुरू किया, फिर मेरे वालिद साहब और चाचा आ गए, फिर हम आ गए और अब हमारे बच्चे आ रहे हैं। अभी भी सब इकट्ठे हैं या अलग अलग हो गए? हमारा जो दीन फैमिली ग्रुप है उसमें सब साथ ही है, सारी फैमिली। और अब हमने क्या है, जो नए बच्चे हमारे आ रहे हैं ये भी दीन का नाम यूज़ कर रहे हैं।
दीन का नाम यूज़ कर रहे हैं, बट इन्होंने अब आगे कंपनी बनाई। अब उस कंपनी में हमने इसको खोल दिया कि अगर वो चचा भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। वगरना ये इनके अपने बिजनेस है। अपना बिजनेस भी है, अपना मीन्स अब ये एसएम मुनीर की एक फैमिली की अमरेला बन गई, बट उसके अंदर सारी फैमिली आपस में इन्वेस्ट भी कर रही है एक दूसरे के अंदर। कौन सी वैल्यू है जिसने इकट्ठा रखा हुआ है? इंसाफ करते हैं कि किस तरह से जो है सबको इकट्ठा रखते हैं। हर एक की फीलिंग्स अलग होती हैं, हर एक के एम्बिशंस अलग होते हैं, तो वो क्या चीज़ है जो इकट्ठा रखती है? हमारे यहाँ फैमिलीज़ में जैसे मेरे जो एसएम मुनीर फैमिली है वो ज़रा एग्रेसिव है इंडस्ट्री लगाने में। अब मेरे एक चचा हैं वो कहते हैं कि यार फिक्स इनकम स्टेटमेंट में चले आओ, बिल्डिंगें ले लो। और बट जब हम बोर्ड में बैठते हैं ना, जब बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं, उस वक्त हम बहुत बहस करते हैं और लड़ते भी हैं, बट जब उठते हैं तो फिर हम एक होके उठते हैं। बहुत बहस होती है बोर्ड में, बट जब बाहर आते हैं फिर हम सब एक हो जाते हैं, एक फैसला करके उठते हैं कि यार ये सही है और ये करना। इमरान साहब, आप ये बताइएगा कि आपके जो भाई हैं ये बतौर भाई के कैसे हैं, बतौर बिजनेसमैन कैसे हैं और बतौर वज़ीर कैसे हैं? भाई के तौर पे मैं शायद कम बता सकूँगा, मैं बतौर वालिद के तौर पे ज़्यादा बता सकूँगा। मैं जब लाहौर शिफ्ट हुआ था, पहले हम सारे कराची रहते, मुझे काम पे भी इनने ही मेंटोर की, और मेरे लिए हमेशा तनवीर भाईजान इज़ अ फादर फिगर, तो मैंने इनको वालिद साहब की तरह ही हमेशा देखा। बिजनेसमैन में मैंने इनको फर्म पाया, हमेशा ज़बान पे बात करने वाला पाया। आई थिंक दी आइडियल CEO जिसको आप कह सकते हैं, आइडियल चेयरमैन जिसको आप कह सकते हैं, जिनका फोकस होता है बड़ी पिक्चर पे, छोटी पिक्चर पे ही फोकस नहीं करते। लेट्स से रिटेल की दुकान खोलने वाला कारोबार स्टार्ट कर रहे थे, तो इन्हें कहा पान की दुकान नहीं खोलनी, प्लान ये दो कि 200 दुकानें कैसे खोलनी है। खूबियाँ तो बता दी, खामी क्या है इनकी? खामी ये है कि अगर किसी चीज़ पे इनको परेशानी हो ना, तो ये सबसे शेयर नहीं करते, ये परेशानी अपने अंदर रखते हैं। हम सारे ना इन तनवीर भाई को चाचा का दर्जा देते थे, हमारे बल्कि सारे कज़न भी ना इनको बोलते थे कि ये हमारा कज़न नहीं है, ये हमारा चाचा है। तो ये क्योंकि वो बड़ा ही था, रोब शोब इसका ज़्यादा था, तो ये हमेशा जो इसका एक अब्बू की तरह रोब बना के अपना रखता था। उनका बहुत बड़ा रोल था हमारी फैमिली में वालिद साहब का। तो जाने से पहले ना, कुछ टाइम पहले अब्बू जैसे पैर उनके दबाते थे, रात को बैठते थे कभी तो पैर दबाते थे, तो ऐसे ही जिक्र पता नहीं क्यों उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने बोला यार बेटा मुझे बड़ी तसल्ली है। मैंने बोला वो किस चीज़ की तसल्ली है? बोला जो तेरा बड़ा भाई है ना वो तुम्हें संभाल लेगा, मुझे उस पर बड़ी तसल्ली है। तो बस वो उसी तरह से ना हमने देखा कि तनवीर भाई ने वही रोल किया। खामी क्या है? मेरा ख्याल से अब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ लेनी शुरू कर दी, अपनी ताकत से ज़्यादा जो है ना इस वक्त भाग रहे, और सेहत भी जो है ना देखनी बड़ी ज़रूरी है। आप ये बताइए कि बतौर फादर आपने अपने वालिद को कैसा पाया? उनकी हर चीज़ में नीयत सबसे पहले आ जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम एक मिल ले रहे थे, तो बिज़नेस के अलावा उन्होंने ये बोला कि मिल लेते हुए कि 1000 लोग एम्प्लॉय होंगे इसके अंदर, 5 लोग घर पे होंगे, तो 5000 फैमिलीज़ को हम लोग एम्प्लॉय कर रहे होंगे। तो हर काम में उनकी नीयत बहुत अच्छी होती है। और कोई खामी? खामी ये है कि एक तो हेल्थ पे बिल्कुल अपना टाइम नहीं दे रहे। मैं कनाडा से यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पढ़ के आया हूँ और यहाँ पर आके फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, और ज़्यादातर हमारा एक BTW का फ़ैशन ब्रांड है, उसको मैं देख रहा हूँ, उसकी हमारी दुकानें, और दूसरा दीन गार्डन्स का हमारा फैसलाबाद में और शिन्योट में रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसको मैं साथ साथ देख रहा हूँ। मेरे जो ताए हैं, मैं तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा कराची में रहता था, बट लाहौर में आने के बाद और उससे बहुत पहले भी मुझे ये बात पता थी कि अगर कभी मुझे कोई चीज़ की जैसे कोई प्रॉब्लम हो या इशू है, तो मेरे ताया हमेशा मेरी एक सपोर्ट है, और सिर्फ मेरी नहीं, मैं तो ये भी मानता हूँ कि वो हमारी फैमिली की भी बैकबोन है। और उन्हीं ने मिलके हमारे, जैसे मेरे दादा की तरह, उन्हें हम सबको साथ रखा है। मुझे 5 साल हो गए हैं काम पे ज्वाइन किए हुए। हमारे मल्टीपल सेगमेंट्स है कंपनी के अंदर, बट मैं अभी वो अपना हमारा जो एंटरटेनमेंट का सेगमेंट है उसको लीड कर रहा हूँ। एक फैमिली में एक पिलर होता है और आपके वैल्यूज़ होते हैं जो पूरी फैमिली को, बच्चों को, बड़ों को साथ रखते हैं। तो उसका रोल जो अब पापा कर रहे हैं टू मेक श्योर कि हर बच्चों के साथ एक अलग रिलेशन होए, हर भाइयों के साथ होए और हर सबको साथ लेके जाने के लिए, तो आई थिंक ये बहुत एक खूबी की बात है। और कोई खामी, कोई कमज़ोरी? तो पापा की एक आदत है दैट एक दफ़ा उनको कोई चीज़ समझ आ जाए, दिल से समझ आ जाए ना, तो उस बात को छोड़ेंगे नहीं और उसको एट द एंड जाएंगे और फिर लेफ़्ट राइट नहीं देखेंगे आफ्टर ही अंडरस्टैंड्स वन थिंग। जैसे कंपनी का स्टाइल के चलाना कैसे उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, जैसे कि आई बेट पॉलिटिक्स में एज वेल, बट तो उसके बाद वो अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर देंगे।
घर की बेसमेंट में ही जिम, होम थिएटर और स्नूकर की जगह भी है। कोच ने एक्सरसाइज करवाई। घर से रवाना हुए। ड्राइव इन रोड पर मौजूद दीन ग्रुप ऑफ कंपनी के हेड ऑफिस आए। अपने कमरे में आए। आप अपने फैमिली बिजनेस ग्रुप दीन ग्रुप के सीईओ हैं। इसका सालाना टर्नओवर कितना है? कितना बिजनेस कर लेते हैं आप? ये जो दीन टेक्सटाइल है, इसका अभी हमारी कोई 3,500 करोड़ का टर्नओवर है सालाना, और ये पूरी फैमिली बिजनेस है। 3,000 करोड़ से मुराद कितने अरब हो गया? 30 बिलियन रुपीस। ये सिर्फ मैं टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और इसके अलावा? इसके अलावा जो प्रॉपर्टी बिजनेस है, इसके अलावा जो रिटेल बिजनेस है, इसके अलावा जो BTW का काम है, एंटरटेनमेंट बिजनेस मैंने आपको बताया जो बच्चों ने शुरू किया, वो उसके अलावा से। फिर हमारी कुछ शेयर होल्डिंग है डिफरेंट कंपनीज में, वो अलग है। ये बताएं कितना टैक्स देते हैं सालाना? आपका ग्रुप कितना सालाना टैक्स देता है? टैक्स बहुत ज़्यादा देते हैं। हमारा हर चीज़ ऑफिशियल है। हमारा 1 रुपये भी ऐसा नहीं है जो कि डिक्लेयर्ड ना हो। इनफैक्ट अगर मेरे पास कनाडा में हमारा घर था, वालिद साहब ने रखा हुआ, जो मैंने अभी बेच दिया, और दुबई में एक अपार्टमेंट था जो है, वो हमारा हर चीज़ डिक्लेयर्ड है। पूरी दुनिया में भी अगर कोई वेल्थ रखी हुई है, पैसा, कोई अपार्टमेंट या कोई चीज़ लिया हुआ है, वो भी पाकिस्तान में उस पर हम टैक्स पे करते हैं। आपकी ये जो दीन ग्रुप है, इसमें कितने लोगों को मुलाजमतें हासिल हैं? मेरे पास 5,000 आदमी काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो मेरी जगह। हर बिजनेस ग्रुप का एक तरीका होता है। आपके यहाँ क्या तनख्वाह का रिवाज है? आपको कितनी तनख्वाह मिलती है या मुनाफे में से आप खर्च करते हैं? हमें एक तनख्वाह मिलती है सब मेंबर्स को, जो बच्चे काम कर रहे हैं, सबकी एक बराबर की सैलरी है। सबकी बराबर की सैलरी? सबकी बराबर की सैलरी। कितनी है? बस है कि फैमिली में हर रुकन की तनख्वाह 10 लाख के करीब है। जी, इसके करीब है। और उसके बाद फिर डिविडेंड मिल जाता है। अच्छा, जो साल के बाद डिविडेंड आता है। अच्छा, मगर उसमें आप बोले ना कि आपकी गाड़ियों का खर्चा, आपके पेट्रोल का खर्चा, गाड़ियाँ अपनी अपनी हैं? सब कुछ अपनी, गाड़ी, घर, स्टाफ, हर खर्चा आपने अपना करना है। क्योंकि जब कंपनी से हो तो टिपिकल है कि फैमिली में लड़ाई पड़ जाती है कि इसका तो पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा आ गया, इसका तो पेट्रोल का खर्चा कम आ गया, इसके मोबाइल का खर्चा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो हमने इसको अपनी कंपनी को पैक कर दिया, इसमें से निकाल दिया। आपका ज़ाती खर्चा कितना है? मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं, मेरे 2 बेटे हैं, सारों का करके वो ठीक है। मेरी सैलरी और डिविडेंड से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो जाता है। आपका 20-25 लाख में गुजारा हो जाता है? शायद ज़्यादा होता होगा। अच्छा, तो वो डिविडेंड से पूरा हो जाता है। आप खर्चीले हैं या कंजूस हैं? बिजनेसमैन आमतौर पर बड़ा सोच समझ कर खर्च करते हैं, या आप बिल्कुल शॉपिंग के पे जाएं तो दिल खोल के पैसे खर्चते हैं? नहीं, मैं शायद थोड़ा सा कंजूस हूँ, या मुझसे खर्चा ज़्यादा नहीं होता शॉपिंग पे जाए तो, बट मेरी बीवी शॉपिंग पे जाए तो वो दिल खोल के खर्च करती है, और उसका शौक भी शॉपिंग ही है। दीन टेक्सटाइल का दौरा करने पहुंचे। स्टाफ ने इस्तकबाल किया। धागा बनाने वाली मशीनों का जायजा लिया। जदीद तरीन मशीनों से धागा बनाया जाता है। फैक्ट्री का अपना पावर हाउस है जिसे जदीद सोलर टेक्नोलॉजी से मुंसलिक किया गया। वीविंग शेड भी देखने आए। पाकिस्तान कपास उगाता भी है, टेक्सटाइल
सेक्टर जो है बहुत पुराना काम कर रहा है, बड़ा एडवांस है, एक्सपोर्ट करता है। ये बताएं कि बांग्लादेश कैसे पाकिस्तान से आगे निकल गया? सर ये बड़े अफसोस की बात है हमारे लिए कि वहाँ कॉटन नहीं उगती, धागा हमारे से लेता है, कपड़ा हमारे से लेता है, गारमेंट इंडस्ट्री है, और हमारे यहाँ गारमेंट इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो रही। अभी शुरू हो गई है ग्रो होना, बट उस लेवल की नहीं गई। प्रॉब्लम इस कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा फ्रेंडली हैं, यानी कि अगर कोई चीज़, अगर मैं एक दफ़ा बांग्लादेश गया और मुझे पता चला कि वहाँ पे हड़ताल हो गई है और सड़कों पे टायर जलाए जा रहे हैं, तो बोला आप डोंट वरी, हम आपको एक्सपोर्ट की गाड़ी में ले जाएंगे। एक्सपोर्ट की गाड़ी का क्या मतलब है? उसमें जैसे एक हूटर लगा होता है, उनके एक्सपोर्ट की गाड़ी का डिफरेंट हूटर है। दोनों पार्टियों में आपस में ये फैसला है कि जब एक्सपोर्ट का माल जाएगा तो हड़ताल खोल देंगे और उसको आगे, यानी गवर्नमेंट, अपोजिशन, लेबर यूनियन सबका इत्तेफाक है। सबका इत्तेफाक है, एक मुल्क की इकॉनमी को खराब नहीं करना। फैक्ट्री से रवाना हुए, जिंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी कब मिली और गम कब हुआ? सर खुशी के तो बहुत ज़्यादा मौके अल्लाह देता है। मेरी शादी हुई, उसके बाद फिर बच्चे हुए, तो हर बच्चे की अपनी खुशी थी। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है, और अब मेरे 4 ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, यानी कि मेरा एक नवासा है, एक नवासी है, और 2 मेरी पोती हैं। तो जब ये शाम को मेरे पास आते हैं, मैं इनके साथ खेलता हूँ, लड़ाई करता हूँ, चॉकलेट खिलाता हूँ उनको, तो ये बहुत खुशी के मौके हैं। सबसे ज़्यादा गम तो अभी आपको पता है, वालिद साहब की बरसी को भी 1 साल होने वाला है, तो वो हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे अबू हाथ से चले जाएंगे। जब भी कभी अबू या अम्मी बीमार हुए तो हम भाई बहनों को कहते थे कि यार जंग ऑन हो गई है, तू ये संभाल, तू ये संभाल, तू ये संभाल। अबू का किडनी ट्रांसप्लांट कराना था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर हमने चाइना में गए, चाइना से हमने इसको किडनी अरेंज की, चाइना में, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हम उस सब चैलेंज से निकल गए और बिल्कुल ठीक थे माशाल्लाह। सुबह रूटीन से ऑफिस गए हैं, घर आए हैं, और एक खांसी हुई और अल्लाह ने जान निकाल ली। तो वो मेरे लिए बहुत ही बुरा, ज़िंदगी का सबसे बुरा वाक़या था। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है, इसमें ख़राबी कहाँ है और कौन सी सियासी जमात इसको ठीक कर सकती है? सर ये जो मेरा 1 साल का तजुर्बा हुआ ना, इसमें बहुत सीखने को मिला। एक तो हमारे को स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दूसरा हमारे को ऐसा सिस्टम चाहिए जो करप्शन को रोका जाए। गवर्नमेंट का काम नहीं है कारोबार करना। जो गवर्नमेंट कारोबार करती है, गवर्नमेंट PIA चलाती है, गवर्नमेंट स्टील मिल बनाती है, जो गवर्नमेंट बच्चों को स्कूलों में पढ़ाती है, गवर्नमेंट अस्पताल चलाती है, ये गवर्नमेंट की जॉब नहीं है। तो आपका ख्याल है कि अस्पताल और स्कूल गवर्नमेंट को नहीं चलाने चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये क्या प्राइवेट दे दें? प्राइवेट दे देना चाहिए। प्राइवेट शोबा तो लोगों को लूट लेगा। उसके पीछे सिस्टम है सारी दुनिया में। सारी दुनिया में एक सिस्टम है। अगर आप अभी पंजाब का बजट देखें तो एक आम स्कूल के बजट से ज़्यादा का बजट है। उस पर अभी वज़ीर आला ने काम शुरू कर दिया, बट आपको पता है हम 3 महीने के लिए आए थे, वो 9-10 महीने हो गए, 2 महीने के बाद जा रहे हैं। तो जो भी हमारे बाद गवर्नमेंट आती है उसको रोकना पड़ेगा। और जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, जो हम आटे पे सब्सिडी देते हैं, हम फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी देते हैं, हम सोलर पैनल पे लगाने पे सब्सिडी देते हैं, हम इरिगेशन सिस्टम पे लगाने, ये गवर्नमेंट की जॉब नहीं है सर। कोई सब्सिडी का काम ठीक नहीं है सर। इसमें हर चीज़ में इनएफिशिएंसीज़ हैं, और ये इनएफिशिएंसीज़ इस मुल्क को लेके बैठ रही है। सर हमारे यहाँ कुछ ट्रिलियंस ऑफ रुपए की हम सब्सिडी देते हैं, गैस की शक्ल में, आटा ख़रीदने की शक्ल में। सस्ता आटा बोलते हैं हम जाके, हम कहते हैं जी सोलर पैनल लगा लो, हम कहते हैं जी ड्रिप इरिगेशन करवा लो। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, डिस्कशन ही नहीं है। हाँ, जब गवर्नमेंट रिच होगी, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, गवर्नमेंट सिस्टम बनाएगी। गवर्नमेंट का काम है कानून बनाना, गवर्नमेंट का काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, हमारी जानो माल की हिफाजत करना, और गरीब के ख्याल करने के लिए सर सारी दुनिया में एक हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम होता है। इंश्योरेंस सिस्टम पे आप काम करें, प्राइवेट सेक्टर को अस्पताल देने। मैं तो कहता हूँ आप क्लीवलैंड हॉस्पिटल को लाएं ना, PIC अस्पताल, उसके हवाले करें।
उसको बोले फ्री ऑफ कॉस्ट ले ले तुम, और पीछे कर दें इंश्योरेंस इनकी, तो सब अस्पताल भागेंगे और सिस्टम चल जाएगा। बट अभी जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब दिन और, देखिए हम ये नहीं कर सकते, हम केयर टेकर गवर्नमेंट है, दिन और रात को 3-3 बजे तक हॉस्पिटल के जाके छापे मार के ठीक कर रहे हैं। ये तो कर रहे हैं, बट जब ये सीएम साहब जाएंगे, कोई और आ गया तो फिर क्या होगा? तो उसके लिए सिस्टम बनाना है। कैंट में अपने करीबी दोस्त मुजम्मल जावेद से मिलने आए। उनके करीबी दोस्त बिजनेसमैन आमिर अब्दुल्ला और तारक नज़ीर भी मौजूद थे। मुजम्मल साहब बताएं, तनवीर साहब एज ए फ्रेंड कैसे हैं? इनकी जो है सबसे आपको कौन सी बात डिफरेंट लगी? मैंने ऐसा बंदा ही नहीं देखा, मतलब इतना हम्बल, इतना प्यार करने वाला, इतना लिहाज करने वाला और इतना हेल्पफुल फॉर एवरीबडी। और आई बिलीव ये सारी क्वालिटीज़ इसके फादर और इसकी मदर से इसके अंदर आई हैं। तो तनवीर इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन एंड आई फील वेरी वेरी प्राउड। आई थिंक तनवीर इज़ एन एसेट टू दिस कंट्री। और ये बिल्कुल फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट बात कर रहा हूँ। वीर साहब में एक क्वालिटी है, ये थोड़े एग्रेसिव हैं, सही मानों में हमारे बॉस हैं और लीडर हैं। इकट्ठा भी यही करते हैं, हम लोग जब भी मिलते हैं ज़्यादातर इनके ही ऑर्डर पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। आजकल बहुत मसरूफ़ हैं तो ज़ाहिर है उस तरह फिर हमारी मुलाकात भी उस तरह कम हो गई है। इंटेग्रिटी जितनी तनवीर साहब की मैंने इतने सालों में देखी है, शायद ही कोई मुझे और शख्स मिला हो इनकी इस लेवल की इंटेग्रिटी। इनसे कभी कभार थोड़ा बहुत कारोबार में भी इन्वॉल्व हुए हैं, इन जैसा इंटेग्रिटी वाला शख्स नहीं मिल सकता। ये बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह मेरे, और अल्हम्दुलिल्लाह से हमेशा मैंने देखा है कि जितनी डेडिकेशन से, जितनी मेहनत से ये सारे काम, इससे पहले माशाल्लाह पाए का चेयरमैन बना और पाए को कहाँ से कहाँ लेके गया, और उसके बाद फिर अब मिनिस्टर जब केयर टेकर गवर्नमेंट में मिनिस्टर बना, तो माशाल्लाह जिस तरह मेहनत करा, तो मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह काम करने वाले लोग, इसी तरह के लोग कराएंगे तो हमारा मुल्क बहुत आगे इंशाल्लाह जाएगा। नमाज अदा की। सूप और प्रॉन्स, फिश क्रैकर और चिकन विंग से तवाज़ो की गई। दोस्त के घर से रवाना हुए। कैप्टा के दफ्तर पहुंचे। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा ने इस्तकबाल किया। मीटिंग रूम में आए। करेंगे सीएम हाउस ऑफिस को और चीफ सेक्रेटरी साहब को, और कैसे फैसिलिटेट करना है। और वो जो रेड लाइन की जो हम बात कर रहे हैं, 10 दिन गुजर जाते हैं जकी साहब, तो 10 दिन गुजर गए हैं तो उस डिपार्टमेंट में रेड लाइन हो गया है इंडिकेशन, तो वो सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसलिए उनको भी वहाँ पर बैठने के लिए सीएम साहब ने कहा है कि उनकी भी आप स्केड्यूल बनाएं। सेक्रेटरी सनत और तजारत एहसान भुट्टा ने वन विंडो सेल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। रात के वक्त घर वापस आए। पोते पोतियों ने इस्तकबाल किया।
पिछले दिनों आपने उज़्बेकिस्तान और चीन का दौरा किया, वहाँ ज़राअत में होने वाली तरक्की का मुशाहिदा किया। वो कौन से ऐसे तजर्बात हैं जिनसे हम पाकिस्तानी ज़राअत में फ़ायदा उठा सकते हैं? मैं चाइना गया और चाइना का मैंने जाके उनकी यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट किया, बच्चों से मिला, प्रोफेसर से मिला। हमारी भी यूनिवर्सिटीज़ एज़ गुड एज़ चाइना, बट हमारे कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो उसको रोक रहे हैं, जिसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने भी फ़ौरन हिदायत की। जो हमारा रिसर्च सिस्टम है, हमारी एक यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है और एक हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट्स हैं और आपस में लड़ रहे हैं, और ये 1962 से ये काम हो रहा है। तो अभी हम एक कोशिश कर रहे हैं कि हम एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेलेंस बना के इन सबको उसमें पार कर रहे हैं, और वो पार करने के बाद इनको एक कर रहे हैं कि मिल के काम करें। बाकी पानी का जो हम ज़ाया कर रहे हैं अपने मुल्क में, जो हम 1 एकड़ पे पानी दे रहे हैं पाकिस्तान में, चाइना 100 हेक्टर को पानी दे रहा था। 1 हेक्टर जो है वो 2.47 एकड़ है। आप समझ लें 250 एकड़ को पानी दे रहा था, जो हम 1 एकड़ को ज़ाया दे रहे हैं। वो नहीं ज़ाया करें सर, वो एक एक कतरे को यूज़ कर रहे हैं पानी को। पिछले दिनों आपने कहीं कहा है कि पाकिस्तान को ठीक करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ दरामद और बरामद के जो बिल हैं उनका हिसाब लगा लें और पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। अगर इतना ही आसान है तो पाकिस्तान ठीक क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए। आप देखें एग्रीकल्चर में हम लोगों ने 4 महीने, हमारे चीफ मिनिस्टर ने मेहनत की, मैं उनकी टीम का पार्ट था। इसमें जनरल शाहिद साहब भी इन्वॉल्व थे लिम से, और हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। सिर्फ 4 महीने की मेहनत से $3 बिलियन की रुई हमारे पास आ गई। कपास पहले से ज़्यादा हुई, डबल हो गई सर पंजाब में। इस बार गंदम पे जो हमने मेहनत की है, हम 16 मिलियन एकड़ गंदम जो लास्ट ईयर लगती थी वही लगाने जा रहे हैं। बट इंशाल्लाह हमारा टारगेट है, पिछले से पिछले साल 22 मन पर एकड़ की हमारी यील्ड आई थी, हम 40 का टारगेट कर रहे हैं। अगर हम अपनी गंदम डबल करने में कामयाब हो गए तो ये पहला टारगेट है। उसके बाद हम गंदम के एकड़ कम कर देंगे। अगर हम 4 मिलियन एकड़ कम कर लें और उस पर एडिबल ऑयल प्रोड्यूस कर दें तो सर $5 बिलियन का आप एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। कंट्री हम एग्रीकल्चर हैं और एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको ठीक करना। प्लस जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, अगर जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो कहते हैं हमारे को रीजनली, मैं सब्सिडीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। ये जो सब्सिडी दी जाती है इसमें सब चोरी और बेड़ा गर्क है। बट इंडस्ट्री को रीजनली कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बिजली तो दो। अगर इंडिया 6 सेंट पे दे रहा है, बंगला 6 पे दे रहा है, चाइना 6 सेंट पे दे रहा है, तो 14 सेंट पे कैसे इंडस्ट्री चलेगी? ऐसा क्यों है कि कुछ बिजनेसमैन कहते हैं कि इस्तेहकाम होना चाहिए चाहे मार्शल लॉ ही आ जाए? तो क्या जमहूरियत एक बेहतर निज़ाम नहीं है जिसके ज़रिए इस्तेहकाम आ सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बिजनेसमैन ये कहता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। जो भी हुकूमत है, जो भी आ जाए, वो लॉन्ग टर्म रहे, टाइम पूरा करे। जब एक पॉलिसी आप बनाते हैं, उसको जब चेंज कर देते हैं तो काम चलता नहीं है। अब देखें ना, पूरी इंडस्ट्री 6% इंटरेस्ट रेट था, अब आप उसको 25% कर दिया तो पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई। पिछले 2 साल पहले बिजली जो थी वो 9 सेंट की मिल रही थी, आज आपने 14 सेंट की कर दी। तो जो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी वो कहाँ गई? वो बर्बाद हो गई, सब लोग बैंकरप्ट हो रहे हैं। तो बिजनेसमैन तो देखें ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, वो सबके साथ है। मगर बिजनेसमैन ये कहते हैं कि सर स्टेबिलिटी दे दें, एक स्टेबल पॉलिसी हो कि वो अपनी प्लानिंग कर सके, क्योंकि बिजनेसमैन 10-10 साल की प्लानिंग करके इंडस्ट्री लगाते हैं। घर पर कनाडा और बरतानिया से आए सिख यात्रियों के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइया का एहतमाम किया। इशाइया में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, काबीना के अरकान और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की।